लता को अपने बेटे अमन को पालना बहुत कठिन लग रहा था। उस समय वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटे को अच्छे से पालने के लिए वह क्या करे। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी उसका पड़ोसी धीरू उसे नंदिनी नाम की गाय सौंपते हुए कहता है, लता भाभी, तुम ये गाय रख लो, ये इतना दूध देती है कि तुम उसे बेचकर आराम से गुजारा कर लोगी। भाई, मैं नंदिनी की मन भर कर सेवा करूंगी। बस यही करना, फिर देखना कभी पैसे की तंगी का एहसास भी तुम्हें नहीं होगा। लता उसी दिन से नंदिनी की सेवा में लग जाती है। वह नंदिनी की जितनी सेवा करती, उसे जितना प्यार करती, नंदिनी उससे कई गुना ज्यादा दूध देती। कुछ दिन तो लता उसका दूध बेचकर गुजारा करती है, मगर फिर ज्यादा कमाई की सोचकर गांव में ही दूध और दही की दुकान कर लेती है। इस नंदिनी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे बेटे अमन का पालन पोषण बड़े ही ठीक से हो रहा है। मैं इस गाय का उपकार मर कर भी ना भूल पाऊंगी। भाभी, ये तो तुम्हारी सेवा और नंदिनी के प्यार का फल है। लता की दुकान भी अच्छी चलने लगती है। समय बीतता जाता है और अमन बड़ा हो जाता है और लता अपने बेटे की शादी तमन्ना नाम की लड़की से कर देती है। बहू के घर आने पर लता अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए अब दुकान तुम चलाओ और तुम ही नंदिनी की सेवा करो। ठीक है माँ, अब तुम घर बैठकर आराम करो, दुकान और नंदिनी को हम दोनों संभाल लेंगे। आप नंदिनी की चिंता मत कीजिए माँ जी, उसकी सेवा तो मैं आपसे भी अच्छी तरह करूंगी। भला हो तेरा बेटी, नंदिनी को कभी परेशान मत होने देना। अमन और तमन्ना दोनों मेहनत से काम करते हैं और नंदिनी की खूब सेवा करते हैं। उनकी इसी सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी खूब दूध देती है और उनका काम पहले से भी अच्छा चलने लगता है। दुकान से खूब अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन अमन पैसे गिनते हुए कहता है, तमन्ना, अब तो दूध दही बेचकर रोज अच्छी कमाई होने लगी है। यह सब तो हमारी गाय नंदिनी का उपकार है अमन। हम नंदिनी का उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि उस गौ माता की सदा अपनी सगी माता जैसी सेवा करेंगे। कुछ साल बाद नंदिनी भी बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है, मगर उसकी दो जवान बेटियां कमला और बिमला खूब बाल्टी भर भर कर दूध देती हैं। नंदिनी अपनी दोनों बेटियों को हमेशा यही समझाती है, देखो मेरी बच्चियों, इस परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए अपने दूध से इसकी खुशहाली सदा बनाए रखना। हम इस घर में दूध की नदियां बहा देंगे माँ, लेकिन क्या मेरी बच्ची? लेकिन यह माँ कि अगर ये अपनी बूढ़ी माँ की तरह हमारी बूढ़ी माँ की भी पूरी देखभाल करेंगे तो। अरे करेंगे मेरी बच्चियों, देखना, बूढ़ी लता की तरह मुझ बूढ़ी नंदिनी की भी खूब सेवा करेंगे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन तमन्ना सोचती है, कमला और बिमला तो खूब दूध देती हैं, पर ये बूढ़ी नंदिनी तो एक बूंद दूध नहीं देती, फिर बेकार में इसको पौष्टिक चारा क्यों खिलाऊं? उसी दिन से लता नंदिनी के आगे रूखा सूखा चारा डालने लगती है और कमला व बिमला को अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक चारा। लोरी कमला और बिमला, तुम दोनों जी भर कर खली, बिनौला, चूरी, खांडा खाओ और खूब दूध दो। इस बूढ़ी का क्या, रूखा सूखा खाकर पड़ी रहेगी। तमन्ना यह कहकर जैसे ही जाती है, कमला और बिमला नाराज होते हुए कहती हैं, देख ली माँ, आदमी की फितरत, हमें पौष्टिक चारा और तुम्हें रूखा सूखा। मैं तो कहती हूँ इन्हें आज से ही कम दूध देना शुरू कर देते हैं। अरे ना ना मेरी बच्चियों, यह सब तो मालिक बचत के लिए करता है। मुझे रूखा सूखा खिलाकर थोड़ी बचत कर लेगा तो उसके बच्चों के काम आएगी। नंदिनी के समझाने पर भी उसकी बेटियां चारा खाने से आनाकानी करने लगती हैं। माँ, तुम सूखा चारा खाओ और हम स्वादिष्ट और पौष्टिक, हमसे नहीं होगा माँ, हम ये चारा नहीं खा सकती। अरे ना ना बेटी, ऐसा मत करना, तुम्हें मेरी कसम है, चारा खा लो। नंदिनी की कसम देने पर उसकी दोनों बेटियां मन मारकर चारा खा लेती हैं। उधर जब लता और अमन को इस बारे में पता चलता है तो वे तमन्ना से नाराज होते हुए कहते हैं, आज उस नंदिनी को रूखा सूखा खिलाने लगी हो, कल मुझे खिलाने लगोगी। जानती भी हो उसका हम पर कितना उपकार है। आज जो कुछ भी हमारे पास है सब नंदिनी की देन है तमन्ना, इसलिए उसे अच्छा चारा खिलाओ। अच्छा चारा खाकर क्या बुढ़ापे में पलेगी वह? जो रूखा सूखा मिल रहा है वही बहुत है, समझे? लता और अमन के बार बार समझाने पर भी तमन्ना बाज नहीं आती। वह नंदिनी को रूखा सूखा खिलाने के साथ भूखी प्यासी भी रखने लगती है। एक दिन नंदिनी रोते हुए कहती है, मेरी बच्चियों, उस लता के बहुत एहसान है मुझ पर, इसलिए मुझ पर चाहे कुछ बीते, पर तुम इस घर से वफादारी करना मत छोड़ना। माँ, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माँ, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ ना। बेटी, आज मुझे कुछ बुरा बुरा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ बुरा घटने वाला है। ऐसा मत कहो माँ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगी, हम खाना पीना छोड़कर मर जाएंगी माँ। ना मेरी बच्चियों, ऐसा कभी मत सोचना। तमन्ना खेतों से चारा लेकर घर आ रही होती है तो उसे बद्री मिल जाता है। बद्री पशुओं को खरीदने बेचने का काम करता था। बद्री तमन्ना से कहता है, अरे बूढ़े बेकार पशु को घर में रखकर क्या कुछ कमाई हो रही भला? अरे उसे बेचकर कुछ पैसा बना लो तो क्या बुरा है? तुम हमारी गाय की बात कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सही समझी, सोच लो, पूरे 10,000 रुपए दे दूंगा। हाँ, अरे 10,000? फिर तो कुछ सोचती हूँ, बस थोड़ा रुक जाइए। उस दिन के बाद तमन्ना नंदिनी को बेचकर पैसा कमाने के लिए बेचैन हो उठती है। अमन नंदिनी को बेचने से मना करता है, पर अंततः वह तमन्ना के सामने हार मान लेता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम नंदिनी को बेचना चाहती हो तो बेच दो, पर माँ को इस बात का पता मत चलने देना। आप इस बात से मत डरिए जी, माँ के तो पितरों को भी पता नहीं चलेगा कि नंदिनी कब बेचती। कुछ दिन बाद जब लता घर पर नहीं होती है तो तमन्ना नंदिनी को बद्री के हाथों बेच देती है। नंदिनी जैसे ही बद्री को देखती है तो रोने लगती है। माँ, माँ, तुम रोने क्यों लगी? माँ, तुम्हें अचानक क्या हुआ माँ? मेरी बच्चियों, मालिक ने मुझे बेच दिया है, अब मैं तुम दोनों से दूर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद बद्री नंदिनी को खूंटे से खोलकर ले जाने लगता है तो तमन्ना कहती है, तुम इस बूढ़ी गाय का क्या करोगे? करना क्या है, कसाई को बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। ठीक है, पर कसाई से यह जरूर कहना कि इसे इस तरह काटे कि ज्यादा तकलीफ ना हो। यह सुनकर तो नंदिनी और उसकी बेटियों को इंसानों से घिन होने लगती है। थू ऐसे इंसान पर जो जानवर के उपकार को भूल जाता है। मतलबी आदमी जिसका दूध पिया आज उसी को कटवाने पर उतर आया, और वो भी कुछ रुपयों के लिए। नंदिनी चुपचाप बद्री के साथ चली जाती है। फिर जब लता को इस बात का पता चलता है तो उसे गहरा सदमा लगता है। वह खाना पीना छोड़ देती है और बीमार पड़ जाती है। उधर कमला और बिमला भी खाना पीना छोड़कर मरने की हालत में आ जाती हैं। घर में दूध की बूंद नहीं होती।
तो अमन की दूध दही की दुकान भी बंद हो जाती है। मना किया था कि नंदिनी को मत बेचो, पर नहीं मानी, सब बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी एक गलती से यह सब हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि नंदिनी को वापस ले आते हैं। अगर उसे कसाई ने काट दिया होगा तो। तमन्ना यह कह ही रही होती है कि तभी बाहर से नंदिनी के रंभाने की आवाज सुनाई देती है और यह सुनते ही 3 निर्जीव प्राणी सजीव उठते हैं। बूढ़ी लता उठकर नंदिनी को गले लगा लेती है। तभी नंदिनी के पीछे पीछे एक कसाई भागा भागा आता है और कहता है, ये मेरी गाय है, मैंने इसे व्यापारी से खरीदा है। यह सुनकर लता हैरान रह जाती है और हैरानी से पूछती है, बहू तुमने मेरी नंदिनी को कसाई के घर बेचा? मुझसे बड़ी भूल हो गई माँ जी। हे गौ माता, मुझ पापिन को क्षमा करना। मैंने इसे 15,000 में खरीदा है। ये लो अपने पैसे और दफा हो यहाँ से। कसाई पैसे लेकर चला जाता है और अमन, लता और तमन्ना उसे गौशाला में लेकर आते हैं। कमला और बिमला अपनी माँ को देख शरीर में जान न होते हुए भी उठ खड़ी होती हैं और खुशी से उछल कूद करने लगती हैं। यह देख लता की जान में जान आती है और वह भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे परिवार को गौ हत्या के पाप से बचा लिया। सोनापुर गांव की सीमा पर नहर के किनारे वाले खेत बहुत ही उपजाऊ थे। वहां की धरती मानो सोना उगलती थी। ये सारे खेत बसंत नामक भोले भाले किसान के थे। उसके खेत के किनारे शिवजी का छोटा सा मंदिर था। बसंत शंकर जी का पक्का पुजारी था। उसके आसपास वाले खेत जग प्रताप नाम के दबंग रईस के थे। जग प्रताप अपने नौकरों के साथ अपने खेतों को देखने आया था। उसने बसंत के खेतों को ललचाई निगाह से देखा और बोला, वाह, कितनी जानदार फसल है। काश ये हमारी होती। हमारा पूरा फार्म हाउस लगभग तैयार है, लेकिन बीच में ये खेत बसंत के हैं। अगर ये मुझे मिल जाएं तो हमारे वारे के न्यारे हो जाएं। नौकर ने पूछा, वारे न्यारे कैसे होंगे मालिक? अरे एक सेठ मेरा दोस्त है, उसको साझेदार बनाकर यहीं पर मैं एक चीनी मिल बनवा दूं तो ये मौके वाला खेत हमें लाखों रुपए की इनकम कराएगा। बिल्कुल सड़क के किनारे है ना। लेकिन सरकार, बसंत बेचने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी खेतों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। दूसरा नौकर हंसते हुए बोला, अरे आधा पागल है, कहता है खेती हमारी रोजी रोटी ही नहीं बल्कि हमारी माँ है। अरे वो पागल तो है ही। हमने इतने सारे रुपए देने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुआ। अब खेत तो हमें उसका लेना ही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। बसंत ने अपने खेतों में बैंगन की फसल बोई थी। फसल बहुत ही अच्छी थी। चारों तरफ लहलहाती फसल की हरी हरी चादर सी बिछी थी। जग प्रताप ने अपने नौकर से कहा, इसके खेतों में जो पंपिंग सेट है उसकी बोरिंग में इतने कंकड़ पत्थर डाल दो कि दोबारा वो किसी काम का ना रहे। वाह मालिक, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। कंकड़ पत्थर डालने से उसकी बोरिंग खराब हो जाएगी, तब वो सिंचाई कर ही नहीं पाएगा और फिर उसकी फसल सूख जाएगी। और आसपास हमारे खेत है, हम अपने पंपिंग सेट से उसको पानी लेने नहीं देंगे। हम बार बार ऐसा करेंगे और उसकी फसल जब होगी ही नहीं तो मजबूरी में वो अपने खेत मुझे दे देगा। कहो कैसा रहा मेरा आइडिया? आपका आइडिया सुपर हिट है मालिक। अब जग प्रताप और उसके दोनों नौकर जोर जोर से हंसने लगे। नौकरों ने फटाफट बोरिंग में ढेर सारे कंकड़ पत्थर डाल दिए। दूसरे दिन बसंत उठा और अपनी पत्नी रूपा से बोला, अरे सुनती हो, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दो। मुझे आज ही बैंगन के खेत में पानी लगाना है, बहुत जरूरी है। आजकल में पानी नहीं लगा तो सारी फसल सूख जाएगी। हर समय जब देखो तब खेत और बैंगन, बैंगन और खेत, बस यही माला जपते रहते हो। उसके अलावा तुम्हें कुछ याद है? अरे कैसी पागल है तू। अरे फसल पर ही तो सारा दारोमदार है। अगर अच्छी इनकम हो गई तो मैं तेरे लिए झुमके बनवा दूंगा। सुनकर रूपा खुश हो गई और बोली, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं फिर झुमके पहनकर सुनीता भाभी को चढ़ाने जाऊंगी। अपने झुमके पहनकर बहुत घमंड दिखाती हैं। लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। हाँ। बसंत नाश्ता करने खेतों में चला गया। उसने इंजन लगाकर स्टार्ट किया, लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा था। अब बसंत घबरा गया। वैसे भी उसने सिंचाई में देर कर दी थी, दूसरे कामों में उलझा रहा, लेकिन पानी नहीं लगा पाया था। काफी कोशिश करने के बाद भी पानी नहीं चला। बसंत बहुत हताश हो गया और बोला, हाँ, अब क्या होगा? आसपास तो जग प्रताप के ही खेत है, उससे कहकर देखता हूँ। वह जग प्रताप के पास पहुंचा और कहा, दादा, मेरे खेत की बोरिंग खराब हो गई है। आप मुझे अपने पंपिंग सेट से सिंचाई कर लेने दीजिए। मैं पूरा खर्चा दे दूंगा और आपका एहसान मानूंगा। जग प्रताप अपने मन में बहुत खुश हो गया, परंतु ऊपर से दिखावा करते हुए बोला, मैं तुझे जरूर पानी दे देता, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे भी तो सिंचाई करनी है और तू तो जानता है कि मेरे कितने ज्यादा खेत हैं। कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही मैं तुझे पंपिंग सेट दे सकता हूँ। यह सुनकर बसंत बहुत ही निराश हो गया और खेत के छोर पर बने हुए शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया और रोने लगा। मैंने अपनी गाड़ी कमाई के रुपए इसमें लगा दिए हैं, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान तुम ही कुछ मदद करो। फिर वह अपने घर चला आया। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए और इतने परेशान क्यों हो? लेकिन बसंत ने कुछ नहीं बताया और कहा, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। उसी रात को बादल गिरने शुरू हुए और खूब झमाझम बारिश हुई। चारों तरफ के खेत, नदी, तालाब सभी पानी से लबालब भर गए। बसंत का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। वह आसमान की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। उधर जग प्रताप ने जब बारिश को होते देखा तो वह क्रोध से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। बसंत के खेत में अब बैंगन के लहलहाते पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही दिनों में उनमें खूब ढेर सारे बैंगन लग गए। बसंत अपनी फसल को देखकर फूला नहीं समाता था। जग प्रताप को जलन के मारे नींद नहीं आती थी। वह मन ही मन में सोचता रहता, अब मैं क्या करूं? बसंत की फसल के बैगन अब तैयार हो गए हैं, इनको बेचकर वो तो मालामाल हो जाएगा। जग प्रताप से नहीं रहा गया तो वह रात में अपने ढेर सारे नौकरों को लेकर खेत में पहुंचा और अपने नौकरों से कहा, इसके सारे बैगन तोड़ दो और पौधों को काटकर फेंक दो। सब लोगों ने ऐसा ही किया। जग प्रताप ने बसंत के सारे बैंगन चुराकर बेच डाले। जब सवेरे बसंत वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के सारे पौधों का नाश हो गया है। वहां कुछ भी नहीं बचा है। वह तो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उसने एक जादुई नजारा देखा। उसके पूरे खेत में बैंगन के नए नए पौधे उगने शुरू हो गए। देखते ही देखते उसका पूरा खेत पौधों से भर उठा। उससे भी बड़ा चमत्कार यह हुआ कि थोड़ी ही देर में पौधे बड़े होकर पहले से भी ज्यादा अच्छे और चमकीले बैंगनों से भर गए। यह देखकर बसंत खुशी से उछल पड़ा और शिवजी के मंदिर की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रभु मैं समझ गया, ये सब आपकी माया है। आपके होते हुए मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता और अब तो ये मेरी फसल पहले से भी दुगनी अच्छी है। उसने सारे बैंगन तोड़ लिए
लेकिन उससे भी बड़ा जादू देखकर वह दंग रह गया कि जितने बैंगन उसने तोड़े थे उतने ही बैंगन फिर से पौधों में लग गए। अब वह रोज बैंगन तोड़ता, फिर उतने ही बैंगन और लग जाते हैं। उसके पास तो रुपयों की बरसात होने लगी है। उधर जग प्रताप बसंत के चुराए हुए बैंगन बेचने के लिए बाजार में गया, लेकिन लौटते समय उसकी गाड़ी में अपने आप अचानक ही आग लग गई, जिससे उसके बैंगन को बेचकर मिले हुए रुपयों सहित पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। जग प्रताप ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बसंत के खेत के जादुई बैंगन के पौधों को देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने मन में सोचा, ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है और बसंत के भोलेपन को देखकर भगवान ने उस पर दया की है। अब मैं भी अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम किया करूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा।